लोग चाहते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद अपना पीसफुल लाइफ जिए, उन्हें ये टेंशन नहीं लेना हो कि अब वो काम नहीं कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा, बीच पे बैठ के रिलैक्स करें, साथ में लोगों के साथ एंजॉय करें। हे एवरीवन, आई एम ऋषभ राज एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप रिटायरमेंट के बाद भी एक टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एनपीएस के बारे में, नेशनल पेंशन स्कीम, जो अगेन वन ऑफ द पॉपुलर सेविंग स्कीम है इंडिया में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एनपीएस क्या होता है, क्यों हमें एनपीएस करना चाहिए, एनपीएस के अंदर आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, हम देखेंगे इसके अंदर आपको क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, विथड्रॉल और लॉक इन पे क्या पॉलिसी है, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे बेसिक एफएक्यू कि जो लोगों को डाउट्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एनपीएस के बारे में। तो एनपीएस 2004 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इस थॉट के साथ कि आप अपने सेकेंड इनिंग ऑफ लाइफ के लिए टेंशन खुद लो, आप कैसे उसको जियोगे, गवर्नमेंट आपके लिए टेंशन नहीं ले रही है। तो इस थॉट के साथ ये आया था। फिर 2004 में जब ये आया था तो ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था। बाद में 2009 में ये सभी के लिए आ गया। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्राइवेट इंडिविजुअल हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी इसमें करा सकते हैं। आप बोलोगे इस एनपीएस को कोई रेगुलेट कर रहा है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो कोई देख सकता है। तो यस, इसको रेगुलेट करते हैं पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर इसमें कुछ भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है किसी को भी पैसे को लेके, तो पीएफआरडीए उसमें इंटरवेन करता है और देखता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि डायरेक्टली क्यों हमें एनपीएस कराना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। तो अब आ गए हम स्क्रीन पे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एनपीएस का पेंशन कैलकुलेटर है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि सपोज कीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1986, ठीक है। तो आप 1 जनवरी 1986 से एनपीएस कराते हैं और आप पैसे डाल रहे हो सपोज 8000 पर मंथ, ठीक है। और आप टोटल कंट्रीब्यूशन करोगे आने वाले 25 साल तक। माई एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप कितना रिटर्न कर रहे हो एनपीएस पे आपको मिलेगा। तो ये 8 to 12% होता है, तो हम इसे 10% रखते हैं। ये लॉन्ग रन की बात है, मतलब 60 साल तक इसमें पैसा रहता है, तो इसमें हम 10% लेते हैं। आई वुड लाइक टू परचेज एन्युटी फॉर, तो ये क्या है, क्या होता है, जब आपका एनपीएस का मेच्योर अमाउंट होता है तो इसमें से आप कुछ पैसा 60% तक आप निकाल सकते हो, बट ये 40% आपको रखना पड़ता है, जिसके बेसिस पे आपका ये पेंशन कैलकुलेट होता है। इसलिए आप देखोगे कि ये 40 से कम नहीं हो रहा है। और फिर आप आई एम एक्सपेक्टिंग एन एन्युटी रेट ऑफ, तो आपको एन्युटी मतलब जो पैसा आपका वहाँ पे रह गया उसके ऊपर आप कितना अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना % ऑफ रिटर्न। तो उसे मैं एवरेज 6 है, 6 रहने देता हूँ। तो देखते हैं कि अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो 8000 पर मंथ फॉर, अगर आपकी एज 35 ईयर्स है, तो अराउंड आप 24 लाख एनपीएस में डालते हो, आपको ऑन एन एवरेज 1 करोड़ के अराउंड रिटर्न मिलता है, विच इज़ अगेन अ लुक्रेटिव। एंड आपको इसमें ऑन एन एवरेज 21,000 का पेंशन मिलेगा। जैसे जैसे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप ये एन्युटी में अपना परसेंटेज बढ़ाते हो, वैसे वैसे आपका पेंशन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ते जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि सपोज़ करो कि आपने ये, अगर आप 24 ईयर्स के हो और आपने एनपीएस जल्दी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर कोई 1997 का है और उसने एनपीएस करा, तो देख रहे हो आप जस्ट ऑलमोस्ट अमाउंट ये 1 करोड़ से 3 करोड़ के अराउंड आ गए। तो ये बेनिफिट है। अगर आप अर्ली एनपीएस या ऐसी कोई भी बेनिफिट जिसमें भी कंपाउंडिंग लगती है, अगर आप वहाँ पे अर्ली इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको ये बेनिफिट दिखता है। तो दिस इज़ द मेजर रीज़न कि क्यों आपको एनपीएस करना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन से टेंशन फ्री हो जाते हो, आपको पर मंथ एक हैंडी पेंशन आते रहता है, जिससे आप अपने डेली एक्सपेंस कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि क्यों हमें एनपीएस करना चाहिए, क्या इसमें हमें रिटर्न्स मिलते हैं एनपीएस के कैलकुलेटर पे। इसमें अगर आपको एक एन्युटी को लेके डाउट है तो इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। तो अब चलते हैं और जानते हैं कि एनपीएस के अंदर हमारा पैसा कहाँ पे जाता है। तो इसके लिए एक टर्म आता है ACEG। A स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, C इज कॉर्पोरेट बॉन्ड, E इज इक्विटी एंड G इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। A में आपका जो पैसा है वो, उसमें आप जो भी पैसा एनपीएस के अंदर डालोगे वो इसी 4 सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये चीज़ कैसे डिसाइड होगा किसमें कितना पैसा जाना है, तो इसके लिए 2 चीज़ आता है हमारे पास, एक है एक्टिव चॉइस, एक है ऑटो चॉइस। एज द नेम सजेस्ट, एक्टिव चॉइस में क्या होता है कि हम चॉइस चूज करते हैं कि कितना पैसा हमें किस में डालना है। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि आपका जो मन किया उसमें डाल दे। उसमें भी गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर रखी है कि मैक्सिमम आपका एक्सपोज किस सेगमेंट में कितना होगा। जैसे आप देख रहे हो ACEG, इसमें रिस्क है, जैसे A के अंदर वेरी हाई रिस्क है, इक्विटी में रिस्क हाई है क्योंकि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में एक्सपोज रहता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में रिस्क मॉडरेट होता है, एंड अगेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क बहुत ही लो होता है। तो आप इसी बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक्सपोजर डिसाइड करा है कि आप कितना पैसा किस सेगमेंट में रख सकते हो। तो इक्विटी सेगमेंट में आप मैक्सिमम 75% तक पैसा डाल सकते हो, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड टोटल मिला के आप 100% इसमें रख सकते हैं। एंड ये जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर की इंफ्रास्ट्रक्चर रियल स्टेट आता है, इसमें आप 5% तक डाल सकते हैं।
तो ये जो चॉइस है आपका मैक्सिमम विंडो आपको पता है, इसमें से ही आपको चूज करना पड़ता है। दिस इज एक्टिव चॉइस कि हम डिसाइड करते हैं कितना पैसा हमें डालना है। अगेन जो इक्विटी सेगमेंट में है, जैसे जैसे आपका एज आफ्टर 50 ईयर्स इंक्रीज होते जाएगा, 51 52, इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होते जाती रहती है बाय 2.5%। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि भैया अब हम मतलब अब हमें रिस्क नहीं लेना। आप देखोगे जो भी हमसे सीनियर होते हैं वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। एक सेकंड फैक्टर भी है कि जब पैसा आपका स्टॉक मार्केट के सेगमेंट में एक्सपोज रहता है तो स्टॉक मार्केट कभी हाई होता है कभी लो होता है, दैट इज़ वेरी नेचुरल एंड ये होना भी चाहिए। तो इस कारण से क्या होता है कि जब आपके पैसे का मेच्योरिटी 60 ईयर्स होता है तो उस टाइम पे हो सकता है कि मार्केट डाउन हो, उस टाइम पे आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए जब तक आपका 51 से 60 ईयर्स आता है तो आपका इक्विटी सेगमेंट में इसका परसेंटेज कम किया जाता है कि मार्केट के फ्लक्चुएशन का आपके टोटल अमाउंट पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये आप टेबल देख सकते हो कि आफ्टर 50 ईयर्स कि कैसे कैसे आपका पैसा कंट्रीब्यूशन इक्विटी में वेरी करता है। तो अब चलते हैं ऑटो चॉइस में। ऑटो चॉइस में क्या है, ये बहुत ही आसान है। ऑटो चॉइस भी आया इसलिए क्योंकि अगर किसी को आइडिया नहीं है कि हमें कितना पैसा कहाँ पे डालना चाहिए तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करोगे, फिर उन्हें आप ज़्यादा पैसा दोगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ही ला दिया ऑटो चॉइस। इसके अंदर आपको एग्रेसिव फंड है, मॉडरेट फंड है एंड कंजर्वेटिव फंड है। तो एज द नेम सजेस्ट कि एग्रेसिव है मतलब यहाँ पे आपको वेरी हाई आप रिस्क ले सकते हो। तो आपका पैसा इक्विटी सेगमेंट में 75% एक्सपोज रहेगा एंड रिमेनिंग 25% कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट में डिवाइडेड होगा। मॉडरेट अगेन आपका पैसा ऑब्वियसली इक्विटी से कम हो जाएगा, अब आप इक्विटी में 50% रख सकते हैं एंड गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटीज में रिमेनिंग 50% में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड थर्ड वन जहाँ पे कॉन्जर्वेटिव, एज द नेम सजेस्ट अगेन कि कॉन्जर्वेटिव भैया मेरे को तो रिस्क लेना ही नहीं है, तो मतलब बहुत कम मिनिमम रिस्क लेना है, तो 25% आपका इक्विटी सेगमेंट में पैसा रहता है एंड रिमेनिंग 45% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एंड रिमेनिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहता है। तो ये था कि आपका पैसा जो आप एनपीएस के अंदर डालते हो वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और एक चीज़ कि इसके अंदर आपको 7 टाइप्स ऑफ फंड्स मिलते हैं जिसमें आप चूज़ कर सकते हो, जैसे एसबीआई का, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है और एलआईसी के पेंशन फंड्स है। आप टोटल 7 गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के है जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास विथड्रॉल और लॉक इन पॉलिसी है। तो सबसे पहले जब पार्शियल विथड्रॉल की बात आती है और फुल विथड्रॉल की बात आती है, तो पार्शियल विथड्रॉल में क्या होता है कि आपके एनपीएस का एटलीस्ट 3 ईयर्स होना चाहिए तब आप विथड्रॉ कर सकते हो। मैक्सिमम आप 25% से ज़्यादा विथड्रॉ नहीं कर सकते हो अपने टोटल अमाउंट का। और एनपीएस में लोगों को जो नहीं पसंद आता है वो है उसकी लॉक इन पॉलिसी कि आज मैं 24 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, अगले 30 साल तक आपका पैसा ब्लॉक रहता है, 60 ईयर्स तक। तो ये एक इसका चीज़ है जो लोगों को नहीं पसंद आता है। इसीलिए पार्शियल विथड्रॉल भी जो होता है वो मैक्सिमम आप 3 ही बार कर सकते हो पूरे टेन्योर में। आपका जितने बार मन है उतने बार आप नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम 3 टाइम्स है ये। और एक चीज़ है कि पार्शियल विथड्रॉल में आपको कुछ एक कंडीशंस होते हैं कि लाइक क्रिटिकल इलनेस है फैमिली में, चिल्ड्रन एजुकेशन है या मैरिज है, तो उस केस बेसिस पे ही आप विथड्रॉ कर सकते हो। ये नहीं कि आपका मन किया तो पैसा निकाल लिए। अब आता है फुल विथड्रॉल। फुल विथड्रॉल में है कि अगर आपका एज 60 ईयर्स कंप्लीट हो गया है तो आप आपका जो भी एनपीएस का टोटल अमाउंट है उसका आप 60% निकाल सकते हो, रिमेनिंग 40% एनवीटी में रह जाता है। एनवीटी का मतलब कि ये अगर आपका 1 लाख बना तो 40,000 रह जाएगा, 60,000 आप निकाल सकते हो। ये 40,000 जो रहता है फिर इसमें भी आपका पैसा डिसाइड होता है किस सेगमेंट में जाएगा और वहां से फिर आपको पेंशन जनरेट होते रहते हैं, जो आपको पेंशन जनरेट होता है जो आपको मंथली मिलते रहता है। तो ये था इसका विथड्रॉल पॉलिसी। टैक्स सेविंग और टैक्स बेनिफिट क्या है एनपीएस में, तो आपको एनपीएस में अगर आप 1.5 लाख ईयरली डालते हैं तो 80C के अंदर तो डिडक्शन मिलता है। प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि 50,000 का अलग से इसमें 80CC/D के अंदर डिडक्शन मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एनपीएस से आपको 2 लाख का डिडक्शन मिल सकता है, बट एनीवेज आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। लेकिन ये जो 50,000 का डिडक्शन मिलता है ये 80CC/D में स्पेशली ये एनपीएस के लिए है, इसलिए मैं इसे हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ये अदर आपको किसी भी पीपीएफ ईपीएफ के अंदर नहीं मिलता है। नेक्स्ट है कि एनपीएस जो है वो आपका ई कैटेगरी में आता था। मैं उसका मतलब बताता हूँ क्या है और ई का क्या मतलब है। ई इज एग्जम्प्ट। तो फर्स्ट ई स्टैंड्स फॉर कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, सेकंड कि आपको जो इनकम उस पर हो रहा है, एंड थर्ड कि आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है। तो ये तीनों ही आपका टैक्स फ्री होता है। ये पहले था। अब इसमें एक चीज़ हो गया है ई आप बोल सकते हो थोड़ा इसमें एक टैक्स आ गया है कॉम्पोनेंट कि आपका जो टोटल अमाउंट मैच्योरिटी के टाइम पे बनता है जिसमें से आप 60% विथड्रॉ कर रहे हो उसमें आपका 40% ही टैक्स फ्री होता है, रिमेनिंग 20% पे आपको टैक्स देना होता है। आप उसको नहीं विथड्रॉ करना चाहते हो तो आप उसको एन्युटी में छोड़ सकते हैं, लेकिन आप 40% टैक्स फ्री विथड्रॉल कर सकते हैं, वो भी एक मेजर अमाउंट होगा आपका। तो ये था टैक्स के बारे में एनपीएस के अंडर। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं एफएक्यू के बारे में। जो बेसिक क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए हुए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन एनपीएस करा सकता है? एनी इंडियन रेसिडेंट जिनका एज 18 से 65 ईयर्स तक है वो करा सकते हैं।
क्या आप एक से ज़्यादा एनपीएस करा सकते हैं? नहीं, आप एक से ज़्यादा एनपीएस नहीं करा सकते हैं। और क्या आप जॉइंट अकाउंट एनपीएस में रख सकते हैं? नहीं, आप जॉइंट अकाउंट भी एनपीएस में नहीं रख सकते, वो एक सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट होगा। अगर आपने एक्टिव और ऑटो चॉइस रखा है तो एक साल में 2 बार आप इसके बीच में स्वैप कर सकते हो। अगर आपने वो मॉडरेटिव और कंजर्वेटिव फंड, उसके बीच में भी आप एक साल में 2 बार स्विच कर सकते हो। और जो ये फंड आप चूज़ करते हो एलआईसी का या एचडीएफसी का, इसमें आप साल में एक बार में इस फंड को भी स्विच कर सकते हैं। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो शायद आपको कहीं कहीं सुनने मिलेगा कि ये टायर 1 और टायर 2 एनपीएस में अकाउंट होता है। जितना भी हमने बात करा अभी ये टायर 1 अकाउंट के बारे में था। एक टायर 2 अकाउंट होता है जिसमें आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता है आपके इनकम पे। और वो एक नॉर्मल, अगर किसी बंदे को लगता है भाई मुझे एनपीएस कराना है, बहुत अच्छा स्कीम है जस्ट फॉर द सेविंग पर्पस, तो वो एनपीएस करा सकते हैं। बट अगेन टायर 2 अकाउंट के लिए आपको टायर 1 अकाउंट होना भी मैंडेटरी है, देन आप टायर 2 अकाउंट खुलवा सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंच पाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली रिलेटिव्स को भी ऐसे अच्छे अच्छे रिटायरमेंट बेनिफिट्स पता चलते रहें तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव के साथ। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज, बाय बाय।